आदाब। मुल्क की बात में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं रिजवान खान। आइए सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। ट्रंप ने सऊदी अरब और इजराइल के रिश्तों पर दिया बयान। कहा, फिलिस्तीन स्टेट के बगैर सऊदी रिश्ते करेगा बहाल। कुछ लोग एक दिन की भी रिहाई के लायक नहीं। उमर शर्जील की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में बोली सरकार। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने उमर खालिद को बताया बेकसूर। मौलाना शहाबुद्दीन बोले, ये बात औरों पर भी होती है लागू। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई योगी हुकूमत को फटकार। मजहब तब्दील कानून के गलत इस्तेमाल पर ठोका जुर्माना। योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। मुख्तार अंसारी की जमीन पर बने 72 फ्लैटों की निकलेगी जल्द लॉटरी। 9 रियासतों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आज से SIR का दूसरा मरहला शुरू। अपोजिशन हमलावर। दिल्ली में बढ़ती आलूदगी से लोग परेशान। कांग्रेस ने किया सड़कों पर एहतजाज। देवेंद्र यादव बोले, बीजेपी हुकूमत आलूदगी पर काबू पाने में हुई नाकाम। खवातीन को 30,000 रुपए, किसानों को फ्री बिजली। वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान। थरूर के वंशवाद वाले बयान पर कांग्रेस में मचा घमासान। अब बीजेपी ने भी भाई भतीजावाद पर कसा तंज। चीन के करीब बिछाएगा भारत नई रेल लाइन। वजारत रेलवे ने किए 2 अहम फैसले। पाक के खैबर बलूच समेत 3 हिस्सों को तोड़ेगा तालिबान। तालिबान ने तनाज़े के बीच जारी किया ग्रेटर अफगान का नक्शा। दौरान ममदानी के खिलाफ ट्रंप का बड़ा बयान। ट्रंप ने फेडरल फंड्स रोकने की धमकी दी। और सूडान में बागियों ने किया भारत के नौजवानों को अगवा। अफ्रीकी मुल्क के सफीर ने कहा, जल्द होगी रिहाई। सऊदी अरब और इजराइल के बीच रिश्तों की बहाली की खबर ने एक बार फिर मिडल ईस्ट की सियासत को गर्म कर दिया है। इसमें हैरानी वाली बात यह है कि अब अरब देशों की सियासी मामलों का फैसला भी अमेरिका ले रहा है। अब ट्रंप ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब इजराइल के साथ रिश्तों को बिना फिलिस्तीनी स्टेट की शर्तों के बहाल करेगा। साथ ही सऊदी और भी दूसरी कोई शर्त इजराइल के सामने नहीं रखेगा। इन बातों से ये साफ जाहिर होता है कि अरब देश अमेरिका के हाथों में कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। ट्रंप का इस तरह का बयान ये दिखाता है कि फिलिस्तीनी स्टेट को कायम नहीं होने दिया जाएगा। यही वजह है कि अरब देश भी हमास को गजा से बाहर निकालने पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि अरब देशों को फिलिस्तीनी स्टेट से नहीं बल्कि अपने जाती मफाद से ज्यादा प्यार है। ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब गजा में हमास को खत्म करके वहां बाहरी देशों की फौज की तैनाती की बात हो रही है, जबकि हमास ये वादे कर चुका है कि फिलिस्तीनी स्टेट के कयाम के बगैर वो हथियार नहीं सौंपेगा। ऐसे में वो अरब देश जिनको इजराइल से अभी भी रिश्ते बहाल करने बाकी हैं, उनकी राह में हमास कांटे की तरह खड़ा है। सऊदी अरब भी उन चंद मुल्कों में से एक है जो अब्राहम अकॉर्ड से जुड़ना चाहता है। लेकिन इस सब में सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि अरब ममालिक के फैसले अमेरिका ले रहा है, जिससे ये बात खुलकर सामने आ गई है कि इजराइल अमेरिका के आगे अरब देशों ने पूरी तरह घुटने टेक दिए हैं। इसी कड़ी में ट्रंप ने सऊदी इजराइल को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया है। प्रेस टीवी के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि सऊदी अरब फिलिस्तीनी रियासत की आजादी की किसी भी शर्त के बगैर इजरायली हुकूमत के साथ रिश्तों को मामूल पर लाने के लिए तैयार है। CBS के 60 मिनट्स न्यूज प्रोग्राम को दिए गए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान फिलिस्तीनी मसले को किसी पुरानी शर्त के तौर पर नहीं रखेंगे और तेल अवीव हुकूमत के साथ अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो सकते हैं। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या आपको यकीन है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान 2 स्टेट सॉल्यूशन हल के बगैर अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होंगे, तो ट्रंप ने जवाब दिया, नहीं, मुझे लगता है कि वो इसमें शामिल होंगे। मुझे यकीन है कि हम किसी न किसी हल पर पहुंच जाएंगे। मुझे ये नहीं मालूम कि वो 2 स्टेट सॉल्यूशन होगा या नहीं। ये इजराइल और मुझ पर डिपेंड करता है। मतलब ये कि ट्रंप ने टीवी पर आकर दुनिया के सामने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया कि मिडिल ईस्ट के बारे में ट्रंप नेतन्याहू जो फैसला अरब देशों पर थोपेंगे वो अरबों को मानना ही पड़ेगा। रही बात फिलिस्तीनी स्टेट की, तो उसे इजराइल कभी बनने नहीं देगा और इसके लिए इजराइल ने पहले से ही अमेरिका पर भारी प्रेशर बनाया हुआ है। वहीं इस प्रोग्राम में ये पूछे जाने पर कि क्या वो इजरायली PM नेतन्याहू पर फिलिस्तीनी स्टेट को कबूल करने के लिए दबाव डाल सकते हैं, इस पर अमेरिकी सदर ने कहा, उन पर पहले कभी दबाव नहीं डाला गया। मुझे उनकी कुछ बातें पसंद नहीं आई। बता दें कि सितंबर में दोहा पर हुए हमले के लिए नेतन्याहू पर कतर से माफी मांगने के लिए दबाव डालने और गजा पट्टी में जंगबंदी को कबूल करने के अपने फैसले की ओर इशारा करते हुए ट्रंप ने कहा, मुझे किसी न किसी तरह उन पर थोड़ा दबाव डालना ही पड़ा। मुझे लगता है कि मैंने उन पर दबाव डालकर बहुत अच्छा काम किया। ट्रंप का यह तबसरा सऊदी क्राउन प्रिंस के 18 नवंबर को वॉशिंगटन टूर से पहले आया है, जो ट्रंप के व्हाइट हाउस में पहले टर्म के दौरान 2018 में किए गए सफर के बाद व्हाइट हाउस का उनका पहला सफर है। ट्रंप इंतजामिया सऊदी अरब को अब्राहम अकॉर्ड में शामिल करना चाहता है, लेकिन सऊदी लंबे समय से इस बात पर अड़ा है कि वो तेल अवीव के साथ रिश्तों को तभी नॉर्मल करेगा जब वो मुस्तकबिल के फिलिस्तीनी रियासत को कायम करने पर एतराज नहीं करेगा। लेकिन अब ट्रंप के जरिए इतना ज्यादा खुलकर बोलना कि फिलिस्तीनी शर्त के बिना सऊदी को रिश्ते बहाल करने होंगे, ये दिखाता है कि अंदर खाने ट्रंप और बिन सलमान के बीच पहले ही बात हो गई है कि फिलिस्तीनी स्टेट को दरकिनार करके पहले अपने सियासी मफाद पर ज्यादा तरजीह दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में पीर को 2020 के शुमाली मशरक़ी दिल्ली फसादात की बड़ी साजिश केस में उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा, शिफा उर रहमान, मीरान हैदर और दीगर मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्त पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान हुकूमत की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया और कहा, कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दिन की भी रिहाई के लायक नहीं हैं,
वहीं दिफा की नुमाइंदगी करने वाले कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, सिद्धार्थ अग्रवाल और सीनियर वकीलों ने कहा कि केस सियासी इंतकाम के तहत चलाया जा रहा है और मुलजिमों को बेवजह जेल में रखा गया है। हर वकील ने अपने अपने मुवक्किल के हक में अलग अलग दलीलें दी, जिनका खुलासा ये था कि ना तो किसी ने फिसाद की अपील की, ना ही किसी मीटिंग में साजिश रची, ना कोई ठोस सबूत मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीकैन की दलीलें सुनी और अब 6 नवंबर को दोपहर 2 बजे अगली सुनवाई होगी। हुकूमत की तरफ से ASG SV राजू ने कहा कि ये केस पूरी तरह हकाइक पर मबनी है। कुछ ऐसे मुलजिम हैं जिनके खिलाफ सबूत इतने संगीन हैं कि उन्हें एक दिन के लिए भी रिहा नहीं किया जाना चाहिए। वहीं सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने उमर खालिद की ओर से दलील पेश की और कहा कि उनके खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं है। उन्होंने कहा 751 FIR दर्ज की गई थी, मैं सिर्फ एक केस में मुलजिम था और दिसंबर 2022 में मैं तमाम केस से बरी हो चुका हूं। सीनियर वकील सलमान खुर्शीद ने शिफा उर रहमान की ओर से जोरदार दलीलें पेश की। उन्होंने कहा वियतनाम वॉर के वक्त जैसा शिकागो 7 ट्रायल हुआ था वैसा ही माहौल यहाँ बनाया गया है। वहीं सीनियर वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने मीरान हैदर की ओर से दलील पेश की और उन्होंने कहा कि मीरान को तीसरी कैटेगरी के मुलजिमों में रखा गया है क्योंकि उनका रोल बेहद महदूद था। फरवरी 2020 में दिल्ली में दंगे पेश आए थे जिसमें 53 अफराद हलाक हुए और सैकड़ों जख्मी हुए थे। उमर खालिद को इसी सिलसिले में सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। तब से लेकर वो अब तक जेल में है। कांग्रेस के सीनियर लीडर ने इसी पर एक पोस्ट किया है उमर खालिद को बेगुनाह करार देते हुए, और ये सोशल मीडिया पोस्ट पर अब मौलाना शहाबुद्दीन रजवी भड़क उठे हैं। दिल्ली दंगे के केस में उमर खालिद समेत कई मुसलमान नौजवान तकरीबन 4 साल से जेल में हैं। उमर खालिद की जमानत दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर गौर है। इस दौरान कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा है कि उमर खालिद बेगुनाह है। इस पोस्ट पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के कौमी सदर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने भी अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह ने उमर खालिद के बारे में जो कहा वो और भी बहुतों पर लागू होती है। खालिद और शर्जील इमाम समेत दूसरे लोग भी 2020 के दिल्ली दंगों में मुलविस थे और आज भी जेल में हैं। जमानत हर शख्स का कानूनी हक है और इंसाफ हमेशा कानून की हुकूमत के तहत होना चाहिए। दूसरी जानिब दिग्विजय सिंह की पोस्ट पर राज्य महिला आयोग की नायब सदर अपर्णा यादव ने कहा कि ओसामा बिन लादेन भी आला तालीम याफ्ता था, लेकिन उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को तबाह कर दिया था। उन्होंने कहा कि किसी के पास डिग्री होना ये तय नहीं करता कि वो दहशतगर्द है या नहीं। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने इतवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि उमर खालिद बेकसूर है, उसके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। वो एक PhD स्कॉलर है और किसी पैमाने पर गद्दार नहीं ठहराया जा सकता। उसे फ़ौरन रिहा किया जाना चाहिए। योगी हुकूमत ने मुख्तार अंसारी से खाली कराई गई ज़मीन पर तामीर किए गए 72 फ्लैट्स की लॉटरी बहुत जल्द निकालने का ऐलान किया है। LDA के नायब सदर प्रथमेश कुमार ने बताया कि अंसारी से वसूल की गई ज़मीन पर 72 EWS यानी इख्तिसादी तौर पर कमज़ोर तबके के लिए मकान बनाए गए हैं। लखनऊ में साबिक MLA मरहूम मुख्तार अंसारी से खाली कराई गई ज़मीन पर बनाए गए फ्लैट्स की लॉटरी की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। लखनऊ तिमाराती इदारा यानी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से डालीबाग में वाक़ सरदार वल्लभ भाई पटेल रिहायशी मंसूबे के तहत तामीर किए गए मकानों की लॉटरी 10 और 11 नवंबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुनक्किद की जाएगी। LDA के नायब सदर प्रथमेश कुमार ने इस सिलसिले में हुक्मनामे भी जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अंसारी से आज़ाद कराई गई ज़मीन पर 72 EWS के लिए फ्लैट्स तामीर किए गए हैं। इस स्कीम के लिए सिर्फ EWS कैटेगरी के अफराद से दरख्वास्तें मांगी गई थी। अब तक 3 नवंबर शाम 5 बजे तक 7000 से ज़ायद दरख्वास्तें वसूल की जा चुकी हैं, जबकि हर एक फ्लैट पर 100 से ज़्यादा एप्लीकेशन जमा हुई हैं। LDA के अफसरों के मुताबिक इस स्कीम के तहत न सिर्फ रिहायशी इमारतों की तामीर की गई है, बल्कि इर्द गिर्द के इलाकों की तरक्की और खूबसूरती पर भी काम किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले में उत्तर प्रदेश में मजहब तब्दील कानून के गलत इस्तेमाल को उजागर कर दिया है। अदालत ने हुकूमत और पुलिस को सख्त फटकार लगाई है और वार्निंग दी है। इस मामले में मुलजिम मुस्लिम नौजवान को कोर्ट ने फौरन रिहा करने का हुक्म भी दिया। पूरे मुल्क में सबसे पहले यूपी गैर कानूनी मजहब तब्दील ऑर्डिनेंस 2020 कानून को नाफिज करने वाला पहली रियासत बना। हालांकि बीते कुछ सालों में रियासती हुकूमत, पुलिस और अक्सरियत बिरादरी के लोगों पर लगातार मजहब तब्दील कानून का गलत इस्तेमाल करने और मुसलमानों को झूठे केस में फंसाने के इल्ज़ाम लगते रहे हैं। इसी तरह के एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच की तरफ से अहम फैसला सुनाया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस बबीता रानी की बेंच ने बहराइच जिले के थाना मटेरा में बीते सितंबर माह में दर्ज अपहरण और मजहब तब्दील के मामले की सुनवाई की। इस मौके पर बेंच ने मजहब तब्दील कानून के गलत इस्तेमाल पर हुकूमत को सख्त फटकार लगाई है।
अदालत ने एडवोकेट जनरल के जरिए से हुकूमत पर नाराजगी जताते हुए न सिर्फ 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया है बल्कि मुकदमे को रद्द करने के लिए भी मुलजिम उमैद उर्फ उबैद को तुरंत रिहा करने का हुक्म दिया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक शादी की तकरीब के दौरान अजीबोगरीब वाकया पेश आया जब तंदूरी रोटियों पर थूक लगाने का वीडियो वायरल हुआ। मुलजिम दानिश को गिरफ्तार कर लिया गया है। वाकये से पूरे गाँव में शदीद हंगामा मच गया और पुलिस ने कई दफातों में मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक दलित खानदान की शादी के मौके पर रोटी में थूक के मामले ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। थाना पहासू के इलाके में वाक़े अटेरना गांव में विक्रम कुमार वाल्मीकि की बेटी की शादी के दौरान बारातियों के लिए पक रही तंदूरी रोटी पर थूक लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए मुलजिम दानिश को गिरफ्तार कर लिया और वाक़े की गहराई की तफ्तीश शुरू कर दी है। जब ये बात लोगों तक पहुंची तो शादी की महफिल का माहौल ही बदल गया। खुशियों की जगह सन्नाटे और गुस्से ने ले ली। बाराती और देहाती दोनों ही बेकरार होकर शदीद हंगामा करने लगे। चश्मदीद गवाहों का कहना है कि शादी का प्रोग्राम पूरी रौनक के साथ चल रहा था। विक्रम कुमार ने अपनी बेटी की शादी में पूरे गांव को दावत दी थी। जब खाने का वक्त आया तो तंदूर के पास काम कर रहा एक मजदूर हर रोटी को तंदूर में डालने से पहले अपने थूक से गीला कर रहा था, जिसे किसी ने अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने मंगल से 9 रियासतों और 3 मरकजी हुकूमत के जेर इंतजाम रियासतों में मुल्क गिर SIR का दूसरा मरहला शुरू किया है। बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट नजर सानी का मकसद आने वाले इलेक्शन से पहले मुल्क के वोटर डेटाबेस में ज्यादा दुरुस्तगी शफाफियत को यकीनी बनाना है। SIR 2.0 अभ्यास बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले से ठीक 2 दिन पहले हुआ है। उस अभ्यास के दौरान डुप्लीकेट या मुंतकिल हुए और मरे हुए वोटरों को हटाने के कमीशन की कोशिश के बाद बिहार की वोटर लिस्ट से 68 लाख से ज़्यादा नाम हटाए गए। IANS की रिपोर्ट के मुताबिक SIR का यह मरहला तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में तकरीबन 51 करोड़ वोटरों को कवर करेगा। गौरतलब है कि तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी उन रियासतों में शामिल हैं जहां 2026 में असेंबली इंतखाबात होने हैं। नए प्रोग्राम के तहत गिनती का अमल आज से शुरू होकर 4 दिसंबर तक चलेगा। इसके बाद 9 दिसंबर को मसौदा वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। शहरियों को 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 के बीच दावे और एतराज़ दर्ज करने का मौका मिलेगा। बिहार असेंबली इंतखाबात की वोटिंग से पहले अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने यह दावा किया है कि इस बार बिहार की जनता बदलाव के मूड में है। बिहार इंतखाबात को लेकर पूरे बिहार में लोगों में जोश है। तेजस्वी यादव ने आज बड़ा ऐलान करते हुए कहा, बिहार में इस बार वो लोग जहां जहां गए हैं वहां उन लोगों ने महसूस किया है कि इस बार बिहार की आवाम बदलाव के मूड में है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों की हुकूमत बनने जा रही है। खर मास के बाद मकर संक्रांति आता है, जिसे नए साल के तौर पर देखते हैं, जिसे दही चूड़ा हम लोग कहते हैं। हमारी सरकार बनते ही 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन माई बहिन मान योजना के तहत पूरे साल का पैसा उनके खाते में भेजेगी। 1 साल का 30,000 रुपये खवातीन के खाते में चला जाएगा। जीविका दीदी में जो CM यानी कम्युनिटी मोबिलाइज है, उसे वो टेम्परेरी करेंगे। उसका मानदेय 30,000 रुपये किया जाएगा। कांग्रेस MP शशि थरूर के खानदानी सियासत पर लिखे मजमून को लेकर पार्टी के बीच घमासान मच गया है। कांग्रेस के कई लीडरान ने थरूर की राय पर नाराजगी जताते हुए एतराज किया है। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस पर इसको लेकर तंज कसा है। कांग्रेस लीडर शशि थरूर के खानदानी सियासत वाले बयान ने पार्टी के भीतर ही जोरदार बहस छेड़ दी है। कांग्रेस MP प्रमोद तिवारी ने थरूर को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नेहरू खानदान के लीडरान इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने मुल्क के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। उन्होंने सवाल उठाया कि भारत में ऐसा कौन सा खानदान है जिसमें नेहरू खानदान जैसी वफादारी और सलाहियत रही होंगी। प्रमोद तिवारी ने कहा कि क़यादत हमेशा काबिलियत से आती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस मुल्क के सबसे काबिल वज़ीर आज़म थे। इंदिरा गांधी ने अपनी जान देकर इसे साबित किया। राजीव गांधी ने भी मुल्क की खिदमत करते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी। अगर कोई गांधी खानदान को डायनेस्टी कहता है तो बताइए किस दूसरे खानदान ने ऐसी कुर्बानी और लगन दिखाई। दिल्ली में बढ़ते आलूदा माहौल को लेकर दिल्ली कांग्रेस के सदर देवेंद्र यादव की क़यादत में कांग्रेस कारकुनान ने ITO की अहम सड़क पर एहतजाज किया। देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली की बीजेपी हुकूमत आलूदगी पर काबू पाने में पूरी तरह से नाकाम रही है। देवेंद्र यादव ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत के पास ना तो कोई ठोस प्लान है और ना ही निगरानी का कोई असरदार निज़ाम, जिसकी वजह से आवाम को सीधा आलूदगी के खतरनाक स्तर का सामना करना पड़ रहा है। बात ये है, दिल्ली में लगातार जो AQI है वो बढ़ती जा रही है। ये सरकार आंकड़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करने के बावजूद भी 500 से AQI नीचे नहीं आ रहा है। ये सरकार जब
आज से 9 महीने पहले बनी थी तो इन्होंने बड़े वादे किए थे कि हम यमुना की सफाई कर देंगे। इन्होंने वादे किए थे कि हम जो है वातावरण जो है उसको शुद्ध कर देंगे। लेकिन 9 महीने के बाद आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि आपके मैनिपुलेशन के बावजूद भी 500 AQI क्यों है। वजारत रेलवे ने 2 अहम फैसलों का ऐलान किया है। वजारत ने सिक्किम में एक नई रेल लाइन बिछाने के लिए 8 करोड़ रुपए से ज़्यादा मंजूर किए हैं। दूसरी जानिब उत्तराखंड में देहरादून टनकपुर वीकली एक्सप्रेस अब हफ्ते में एक बार की बजाय 3 बार चलेगी। ये फैसला भी लिया गया है। वजारत रेलवे ने सिक्किम में एक नई रेल लाइन बिछाने के लिए 8.48 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये पैसा मेलीडेंटम रेल लाइन प्रोजेक्ट के फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए दिया गया है। इससे रियासत के जुनूबी और मगरबी इलाकों में रेल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ये नई रेल लाइन सिक्किम के लिए बहुत अहम है। इससे वहाँ के लोगों को आने जाने में आसानी होगी, सामान लाने ले जाने में भी सहूलियत होगी, टूरिज्म बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मुल्क की सलामती के लिहाज से भी ये प्रोजेक्ट अहम है। सिक्किम रियासत चीन, भूटान और नेपाल की सरहद से सटी हुई है। भारत को सबसे ज़्यादा खतरा चीन की तरफ से रहता है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से भारतीय ट्रेन चीन के बेहद करीब आ जाएगी। सूडान में UAE की फंडेड तंजीम ने ओडिशा के एक शहरी को अगवा कर लिया है। भारत में सूडान के सफीर ने कहा है कि हम जानते हैं कि हमें अब क्या करना है। अफ्रीकी मुल्क सूडान में चल रही खाना जंगी में बागी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने एक भारतीय शहरी को अगवा कर लिया है। सूडान की फौज ने RSF को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर रखा है। वहां की सरकार भारतीय शहरी की रिहाई के लिए बातचीत कर रही है। सूडान में 2023 से RSF और फौज के बीच लड़ाई चल रही है, जिसमें अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। भारत में सूडान के सफीर मोहम्मद अब्दुल्ला अली एल्टॉम ने बताया, जिस शख्स को अगवा किया गया है उसका नाम आदर्श बेहरा है और वो ओडिशा के जगत सिंहपुर जिले का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर उनका मुल्क भारतीय वजारत खारजा के साथ राब्ता कर रहा है। सूडान के अल फशीर शहर से बागियों ने आदर्श बेहरा को अगवा कर लिया था। अब्दुल्ला अली एल्टॉम ने कहा कि इससे पहले भी सूडान के एक शहर की घेराबंदी के दौरान भारतीय वजारत खारजा ने अपने एक दूसरे शहरी के बारे में हमसे राब्ता किया था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पहले से ही तनाज़ा जारी है। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने हलचल मचा दी है। इस वीडियो में अफगानिस्तान के वजीर दाखिला के डेप्यूटी मोहम्मद नबी ओमारी एक सरकारी प्रोग्राम में ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा दिखाते नजर आते हैं। तालिबान हुकूमत ने हाल ही में ग्रेटर अफगानिस्तान का एक नक्शा जारी किया है, जिसने पाकिस्तान में सियासी और अवामी सतह पर हलचल पैदा कर दी है। इस नक्शे में पाकिस्तान के 3 अहम इलाके खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को अफगानिस्तान के हिस्से के तौर पर दिखाया गया है। बताया जाता है कि ये नक्शा अफगानिस्तान के खोस्त इलाके में एक सरकारी प्रोग्राम के दौरान तालिबान के वजीर दाखिला मोहम्मद नबी ओमारी को तलबा की जानिब से पेश किया गया था। तालिबान हुकूमत ने डूरन लाइन को मानने से खुलकर इनकार कर दिया है। यही लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तकरीबन 2600 किलोमीटर लंबी सरहद तस्वुर की जाती है। पाकिस्तान इस लाइन को अपनी और अफगानिस्तान की दरमियानी सरहद मानता है, जबकि अफगानिस्तान का कहना है कि ये ब्रिटिश हुकूमत की थोपी हुई लकीर थी, जिसने पश्तून कौम को 2 हिस्सों में बांट दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बनते हैं तो फेडरल फंड्स घटा देंगे। ममदानी को कम्युनिस्ट बताते हुए ट्रंप ने शहर की मुआशी तबाही की पेशिनगोई भी की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में जीतते हैं तो वो शहर के लिए फेडरल फंड्स पर रोक लगा देंगे। ट्रंप ने ममदानी को कम्युनिस्ट बताते हुए कहा है कि उनकी क़यादत में न्यूयॉर्क मुआशी तबाही की सिमत में बढ़ेगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अगर कम्युनिस्ट उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी मेयर चुनाव जीतते हैं तो मैं फेडरल फंडिंग बहुत ही महदूद रखूँगा। इस शहर के पास कामयाबी या इसके वजूद का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वे अच्छे पैसे को बुरे में नहीं झोंकना चाहते और ममदानी की क़यादत में न्यूयॉर्क पूरी तरह से सामाजिक और मुआशी बहरान में फंस जाएगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि पाकिस्तान छिपकर एटॉमिक हथियारों का टेस्ट कर रहा है। ट्रंप के इस बयान से दुनिया भर की सिक्योरिटी एजेंसीज अब परेशानी में आ चुकी हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 3 दहाई के बाद एटॉमिक हथियारों का टेस्ट फिर से शुरू करने के अमेरिका के मंसूबे को सही ठहराते हुए कहा है कि पाकिस्तान और चीन उन ममालिक में शामिल हैं जो एटॉमिक हथियारों का टेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने छिपाकर न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले ममालिक में रूस और नॉर्थ कोरिया का भी नाम लिया। ये एक बड़ा इल्जाम है क्योंकि अब तक तो यही माना जाता रहा है कि नॉर्थ कोरिया को छोड़कर किसी भी मुल्क ने इन 3 दहाइयों में अपने न्यूक्लियर हथियारों का ब्लास्ट करके टेस्ट नहीं किया है। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि अगर ट्रंप का दावा सही है और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान सच में अपने न्यूक्लियर हथियारों को टेस्ट कर रहा है तो वो ऐसा कहां करता होगा। तो मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। अगले शुमारे में कुछ और ताज़ा खबरों के साथ हम लौटेंगे। आप देखते रहें तहज़ीब TV। आदाब।